बैक टू बैक इन डेज के ऊपर भी एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं। और हमारे बीच आज जो बिल्कुल यंग एंड डायनेमिक स्पीकर जो हिसार से आते हैं, बहुत ही कम उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं और उन्होंने AIR 9 स्कोर किया था अपने फाइनल के टाइम पर। तो मैं कार्तिक जी का भी स्वागत करता हूं CIRC में, और आज आगे के सेशन के लिए CA कार्तिक जी को हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू सर फॉर दिस काइंड सर इनविटेशन। एंड सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत सा शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा चांस दिया सर मुझे कि मैं CRC ऑफ ICI के अंदर एक वेबिनार लूं इंडिया के ऊपर। सो थैंक यू आपको, रियली थैंक यू। सो अब मैं सर शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट। तो पार्टिसिपेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ आप कम्युनिकेशन करें चैट के थ्रू। हम सामने तो आपस में नहीं देख सकते हैं, बट हम इसको ये तो कर सकते हैं ना कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो ऑल द पार्टिसिपेंट अ वेरी वार्म वेलकम। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपने को बहुत सारी इस सेशंस के अंदर टॉक करनी है, हम बात करेंगे, एंड दिस सेशन विल डेफिनेटली अ फ्रूटफुल सेशन। सो आई एम वेटिंग फॉर द चैट रिप्लाई सो दैट वी कैन स्टार्ट फॉर द सेशन। सबको स्क्रीन दिख रही है वैसे मेरी? इज ऑल पार्टिसिपेंट? बिल्कुल दिख रही है। ठीक है सर, हमारे जो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट है वो हमसे बात करेंगे, वो हमसे बिल्कुल करेंगे डिस्कस। बिल्कुल सर, बिल्कुल चल रहे हैं आगे। हेलो हेलो। तो सर बात आती है सर यहाँ पर हमारी जो मेन टॉपिक है ना सर, वो है इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज की डेट में बात करूं सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। इससे बड़ा टॉपिक, इससे बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी का जो हमारा अवेन्यूज है वो हो नहीं सकता साहब। मेरे को आज जो CRC ने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो मिली है टॉपिक कवर करने की, ओवरव्यू ऑफ इंडियस। ओवरव्यू ऑफ इंडियस। तो सबसे पहले मैं हमारे पार्टिसिपेंट को एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि सर इंडियस कैसे बने। इंडियस कैसे बने, ये बात है 1996 की सर। ये बात है 1996 की, जब हमारे पास एक स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम किसने लॉन्च की थी? ऑनरेबल मनमोहन सिंह सर ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था LPG। जिसका नाम था LPG। L फॉर लिबराइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन। जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? चैट में बताएं सर, जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब था सर ग्लोबलाइजेशन। जी का मतलब था ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हुआ जब ये स्कीम लेके आए? इससे ये हुआ कि सर पूरा वर्ड है, देखो आप सुनिए सर ध्यान से, पूरा जो वर्ड है ना आपस में क्या हो जाएगा? इंटर कनेक्ट हो जाएगा सर। जो इंडियस का आसार रखा गया है ना, वो जो भार रखा गया वो इसी बेस के ऊपर रखा गया है। कारण क्या है सर? कारण ये है कि ये बात है 2000 की, सन 2000 की। उस टाइम एक हमारी बॉडी बनी थी IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। क्या बनी थी? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसके अंदर 76 प्लस कंट्रीज ने, सुनना, जिसके अंदर 76 प्लस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और ये बोला वी विल मेंटेन अ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, वी विल मेंटेन अ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, कि सर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाएंगे। इसकी दिक्कत कहां से हुई सर? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने शेयर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल सर, आप है इन्वेस्टर ऑस्ट्रेलिया के, आप हैं सर इन्वेस्टर ऑस्ट्रेलिया के, और आपको मनी इन्वेस्ट करना है इंडिया के अंदर। आपको पैसा लगाना है सर हिंदुस्तान के अंदर, हमको पैसा इन्वेस्ट करना है सर। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या थी? हमारे इंडिया के अंदर क्या फॉलो हो रहा था? इंडियन गैप, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इंडिया से पहले की बात है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या फॉलो हो रहा था? ऑस्ट्रेलियन गैप। सर ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग कंट्रीज हैं, सबके अपने अपने गैप थे। इंडिया का अलग गैप,
ऑस्ट्रेलिया का अलग गैप, यूके का अलग गैप, ठीक है ना, हर कंट्री का अपना अपना गैप था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? सर बताएं, अगर ऑस्ट्रेलिया के इंसान ने इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? सबसे पहले सर वो चेक करेगा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ठीक, इंडियन लॉ तो चेक करेगा ही करेगा, लेकिन सर अगर किसी बंदे को पैसा इन्वेस्ट करना है सबसे पहले वो क्या चेक करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेक उसका है ही करेगा ना भी, कंपनी की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या उसका क्या असेट है, क्या उसकी असेट लायबिलिटी, क्या उसका प्रॉफिट है, यस या नो? बिल्कुल ठीक है सर, ओके। तो सर दिक्कत कहां आ गई? दिक्कत ये आ गई, ऑस्ट्रेलिया में लगता है ऑस्ट्रेलियन गैप, हिंदुस्तान में लगता है इंडियन गैप एस। ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा ना इंडिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कभी समझ नहीं पाएगा, कभी समझ ही नहीं पाएगा, कैंसल इट, वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। अगर वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी किसी कंट्री के अंदर। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ी रह गई, दैट मींस कंपनी का जो उस कंट्री का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, जीडीपी जो है ग्रोथ है, वो कम हो जाएगी। समझे आप? इतना आया समझ दोस्तों? ये आया समझ कि अगर हमारे पास इंडियस नहीं थे, अगर मैं एएस की बात कर रहा था कि दिक्कत कहां आ रही थी सर? जेन्युइन दिक्कत है, बात सुनिए। क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एज अ नेशन, इसके बिना सर कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक का रिप्लाई है, अंजू जी का रिप्लाई है बस। मैं बाकी से पूछ रहा हूं हमारी ऑडियंस से कि आपको सर समझ आया इतना? क्योंकि इसके बाद जो इंडियस का 2 मिनट का बेस बताऊंगा आपको मैं, उसके अंदर पूरा का पूरा जो हमारा क्रक्स है वो रहेगा इसके अंदर। फिर सर दिक्कत क्या आई? सर उनको लगा हमको चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, हमको चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड। सर तब जाके बना आईएफआरएस, जिसका नाम दे दिया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या नाम दे दिया गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स नाम दिया गया। अब बात यह है सर, आईएफआरएस इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर सर ध्यान रखना, इंटरव्यू के अंदर बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, और वैसे भी रियल लाइफ की बात करूं तो ये सवाल बहुत बार आस्क किया जाता है। क्या सर? कि सर कुछ कंट्रीज ने आईएफआरएस को किया हुआ है अडोप्ट। अडोप्ट का मतलब है एज इट इज, जो जो आईएफआरएस के अंदर लिखा है वैसे वैसे कंपनीज ने अडोप्ट किया, सेम टू सेम। और कुछ कुछ कंट्रीज ने क्या किया है सर? कन्वर्ज किया है। कुछ कुछ कंट्रीज ने क्या किया है? कन्वर्ज किया है हमारा क्या स्टैंडर्ड। कुछ कुछ कंट्रीज ने क्या किया? कन्वर्ज किया। अगर मैं हमारे हिंदुस्तान की बात करूं, हमारे सर इंडिया की बात करूं, तो इंडिया ने ऑप्शन चूज किया कन्वर्ज वर्जन वाला। इंडिया ने ऑप्शन चूज किया कन्वर्ज वाला। तो भैया अब नाम की बारी आई तो इंडिया ने क्या किया? कन्वर्ज वर्जन चूज किया, मतलब कि सर कुछ एक चेंजेस के साथ, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना सर इकोनॉमिक रेगुलेशन होता है, लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं। दैट्स वाई सर इंडिया ने क्या किया? कन्वर्ज किया। सर कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है आईएफआरएस, ये हमारे पास क्या है? आईएफआरएस। इसके अंदर हमने जोड़ दिए कार्व इन। क्या जोड़ दिए? कार्व इन। मतलब सर ऐसी बातें, ऐसे रूल्स, ऐसे प्रोविजन जो पहले आईएफआरएस में नहीं है, बट हमने सर इंडियस के अंदर इस रूल्स के अंदर ऐड कर दिए, उसको बोलते हैं कार्विन। अगर हम इसमें से माइनस कर दें, क्या? कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब है सर कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी कंडीशन जो आईएफआरएस में नहीं है, जो कि इंडियस के अंदर है। अगर मैं इन सबका टोटल करूं, ये बन जाता है इंडियस, जिसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
जिसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब सर इंडिया इज कन्वर्ज वर्जन ऑफ आईएफआरएस, इंडिया इज कन्वर्ज वर्जन ऑफ आईएफआरएस। समझ आया सर? इतना सर प्रॉपर क्लियर हो गया। मैंने आपको 5 मिनट के अंदर पूरा बेस बता दिया कि कारण क्या था आने का, ड्यू टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। क्योंकि अगर फॉरेन की अकाउंटिंग सिस्टम और हमारे इंडिया का सेम होगा, दैट मींस वी आर फॉलोइंग द ग्लोबल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। इससे हमारी इकोनॉमी की कंट्री डेवलपमेंट होगी। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी ना सर, वो था इन्वेस्टर का ट्रस्ट, वो नहीं टूटना चाहिए। अब बहुत सारे सीए क्या बोलते हैं, उनको सर क्या है, उनको सर ये बोल, बहुत सारे सीए की मेरे पास आती है क्वेरी कि सर हमको आईएफआरएस सीखने हैं, कि हमको आईएफआरएस सीखने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, हमने कन्वर्ज वर्जन को चूज किया है, अब बताओ इंडियस एंड आईएफआरएस कितने परसेंट सेम है? एनी गेसेस? इंडियस एंड आईएफआरएस कितने परसेंट सेम है? मुझे बताओ, गेस मार दो। वैसे आकाश जी बोल रहे हैं 80%, और बताओ फटाफट। एटलीस्ट 5 रिप्लाईज आई नीड टू गिवन सर। सर यहाँ पे हम सीखने बैठे हैं सर, अगर आप ना मुझे रिप्लाई करोगे मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं आप मुझे आई नो कि आप कहाँ हो। सुमन जी बोल रहे हैं 70%, अंजू जी बोल रहे हैं अराउंड 80-70। अच्छी बात है सर, आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। 90% मैं आपको बताता हूं सर, इट इज सिमिलर एज, कितना आप सोच भी नहीं सकते सर, 99% इज सेम। 99% इज सेम सर। एक चीज देखो, आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर 140 प्लस कंट्रीज हैं। सुनना मेरी ध्यान को, बड़े आपको कोई नहीं बताएगा बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। 140 प्लस कंट्रीज हैं जिन्होंने आईएफआरएस को या तो अडॉप्ट किया हुआ है या कन्वर्ज किया हुआ है। समझे? मतलब अगर आपने इंडियस को सीख लिया, सुनना मेरी बात को, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट। इफ यू लर्न इंडियस, देन आपको 140 कंट्री की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ जाएगी। देखिए सर, आपको 140 कंट्रीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ जाएगी, 140 कंट्रीज का आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। इंडियस से अच्छी इस चीज में कोई और चीज हो ही नहीं सकती। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं सर, हर कंट्री का अपना अपना इनकम टैक्स है। आपको अलग अलग कंट्रीज के इनकम टैक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको दूसरे कंट्री के इनकम टैक्स की नॉलेज आएगी। जीएसटी की बात करूं, अपने हिंदुस्तान का अलग है, बाहर किसी और का अलग है। कोई भी एक्ट की बात कर लो, बट अगर मैं इंडियस की बात करूं, आप देखिए, इट्स अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। आप समझ रहे हैं सर मेरी बात को, कि मैं कितना सीरियसली आपको ये बात बोल रहा हूं कि आप इंडियस को बिल्कुल भी वो मत समझना, मजाक मत समझना। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, वेरी वेरी अमाउंट ऑफ हेवी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। कैसे सर? फॉर एग्जांपल, एक हमारा बंदा है सर यूके का यूके वाला बंदा क्या बोलता, हमको अपने काम को आउटसोर्स करना है इंडियन फर्म्स को, हमको अपने काम को आउटसोर्स करना है इंडियन फर्म्स को। क्योंकि एक बात बताता हूं आपको मैं, यूके वाले ना खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते, ध्यान रखना। यूके वाले, सिंगापुर वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते, दे आउटसोर्स टू इंडियन फर्म्स। इंडियन कंसल्टेंट, उनकी फीस कितनी होती है पता है सर? कहते जी आप कर दो तैयार, टाइम लगता है सर 8 से 10 घंटे। कितना टाइम लगता है? 8 से 10 घंटे लगते हैं बस। क्योंकि आपको इंडियस की पहले से नॉलेज है, और यूके के अंदर ऑलरेडी क्या है? आईएफआरएस है। और आईएफआरएस एंड इंडियस 99% सेम है। तो अल्टीमेटली इंडिया में बैठे बैठे आप यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, सिंगापुर का काम कर सकते हो। 15-15 लाख रुपए मिलते हैं सर, 20-20 लाख रुपए। सर समझ आया मेरी बात को? आगे बढ़ूं मैं या नहीं समझ आया? इंटरेस्ट तो बन रहा होगा सर आपका इस फील्ड के ऊपर। सर स्टैंडर्ड इज द किंग सर, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है सर। मैं आपको मन से बात बोल रहा हूं, आप इस फील्ड में आ जाओ, प्रॉमिस करता हूं आप बहुत ऊपर जाओगे। सच बता रहा हूं, लाइफ के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर अपनी सर्वाइवल का ऑप्शन आपके लिए इंडिया ही बचा है। वेदर यू फ्रॉम एनी फील्ड, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यूएशन, बहुत कुछ है। यू नीड टू फेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एनी कॉस्ट।
नाउ द फ्यूचर इज चेंजिंग डे टू डे। आपको पता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एएस, दे आर कन्वर्टिंग इनटू इंड एस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इंडीएस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और जो इंडीएस की एप्लीकेबिलिटी है वो भी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। सर सर समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़ूं मैं? दो ही बंदों का रिप्लाई आया है सर। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपकी आवाज प्रॉपर है सर आपकी। ठीक है सर, ओके जी ओके। अब मैं अपनी रिस्पेक्टेड सीए से ये पूछना चाह रहा हूं कि इंडीएस को इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? इंडीएस को इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? किसके पास पावर है? तीन ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों आपको, या तो एनएफआरए, या आईसीआई, या एमसीए। लोकेश सर बोल रहे हैं एमसीए, सुमन जी बोल रहे हैं एमसीए, राजा सेन एमसीए, एमसीए। ठीक है सर, बिल्कुल इंडीएस को इशू करने की पावर सर एमसीए के पास है। इस चीज को ध्यान रखना सर। एमसीए इज अ क्या गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। एमसीए के पास है इंडीएस इशू करने की पावर। सौरभ सर अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। एमसीएस के पास सर पूरी की पूरी पावर है हमको इंडीएस को इशू हो जाने की। सर टोटल इंडीएस कितने हैं? टोटल इंडीएस कितने हैं सर आज की डेट में? 32 बोल रहे हैं कृष्णा जी। ठीक है, लोकेश सर बोल रहे हैं 39। सर आज की डेट में टोटल इंडियंस है 39। 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं आज हमारे पास, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टैंडर्ड, लोकेश जी लोग बोलते हैं कि काम नहीं है सर। अभी मैं अपने रिस्पेक्टेड सीए को एक चीज शो करना चाहता हूं, एक सेकंड, होपफुली दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है सर ये स्क्रीन सबको? बिल्कुल सर, दिख रही है। सर ये चीज देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, महानगर टेलीकॉम, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, टेंडर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिया's कंसल्टेंट फॉर अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंडिया's फाइनेंशियल इन MTNL फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। सर 4 दिन पहले ही ये टेंडर निकला है। दुख की बात क्या है सर, हम सीए जो लोग हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको यही नहीं पता कि इंडीएस के काम ऐसे भी निकलते हैं टेंडर वाइज। तो अगर किसी की फर्म है, दिल्ली में है, पूरे इंडिया में कहीं भी रजिस्टर्ड है, जो अगर इंटरेस्टेड है इस काम को बिड लगाने के लिए, सर टेंडर खुले हुए होते हैं, बहुत सारे आपको टेंडर मार्केट में मिल जाएंगे। बिल्कुल पैसा बहुत है इस फील्ड के अंदर, मैं पहले ही बात आपको सर एक्सप्लेन कर चुका हूं। इमेंसिबली जॉब अपॉर्चुनिटीज फील्ड, टेंडर की टाइमिंग वगैरह सब कुछ मैं बात करूं, ये देखिए सर यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, देखो टेंडर डेट 3 जून की बात हो रही है सर, 3 जून 2022। बिड सबमिशन की बात हो रही है सर यहाँ पे 11 जून 2022। बिड एंड डेट टाइम 27। देखो सर आज ही बिड स्टार्ट हुई है, कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, आज का टेंडर है। कोई भी फिल कर सकता है जिसके पास पार्टनरशिप फर्म है, बट आपको इंडियास की नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम सर, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 50 लाख रुपीस की ऑडिट फीस कोट होनी चाहिए इसके अंदर सर, कम से कम 50 लाख रुपीस का काम है सर ये। अगर किसी की अच्छी पार्टनरशिप फर्म है, कुछ भी है, तो आई एडवाइस कि आप ये टेंडर फिल कर सकते हो। इट विल गिव यू एटलीस्ट 50 लाख रुपीस। ठीक है सर, ये हमारा काम हो गया। अब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं सर इंडीएस 1 को। अगर कोई मुझसे पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कौन सा है, मैं बोलता हूं वो है इंडीएस 1, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है?
प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंडियस 1। ये इंडियस 1 हमें कोई भी अकाउंटिंग नहीं बताएगा। इट टेल्स ओनली अबाउट द डिस्क्लोजर्स, इट टेल्स ओनली अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे लिख के बताइए कितने टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, बताइए। जो भी आपको आंसर आता है, कुछ आता है, मुझे जब तक आप सर नहीं एक्सप्लेन है करोगे ना, मुझे नहीं समझ आएगा कि आप किस लेवल पे खड़े हो। हमें नहीं पता होता कितने टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो मुझे बताएं भी कितने टाइप की हमारी फाइनेंशियल है स्टेटमेंट होती है। कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। राज सेन बोल रहे हैं 2, आकाश सर बोल रहे हैं 6, बाकी 2-3 और रिप्लाई दे दो ना, ताकि थोड़ा सा हम मुझे भी आइडिया हो जाए। 5, 4, ठीक है सर, 5, 4। सुमन जी बोल रहे हैं, मैं बताता हूं सर, वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान रखना सर, वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ 2 टाइप्स की होती हैं सर। सर बड़ा सिंपल है, एक तो होती है सर हमारी कौन सी, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरी कौन सी होती है सर, कंसोलिडेटेड। ठीक है जनाब, हमारी 2 ही टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, एक तो होती है स्टैंड अलोन और एक होती है कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन का मतलब है सिंगल कंपनी, इंडिविजुअल एंटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं अपना एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस मतलब एक एंटिटी, सिंगल एंटिटी। इट इज फॉर द इन्वेस्टर कंसिडरेशन। बिल्कुल सर, अगर मैं इंडियस की बात करूं सर, अभुदेश्वर, इंडियस इज टोटली बेस्ड फॉर द इन्वेस्टर कंसिडरेशन। इसमें कोई भी प्रमोटर का कंसिडरेशन नहीं है सर, इट इज 100% इन्वेस्टर कंसिडरेशन। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बने हैं पूरे के पूरे ग्लोबली बने हैं टू मेंटेन द ट्रस्ट, टू हेल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर, कि उनका जो पैसा है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। अब रिलायंस कंपनी है सर, अगर मैं एक सिंगल कंपनी की बात करूं, अगर मैं एक सिंगल कंपनी की बात करूं, दैट मींस इट इज रिलायंस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिलायंस की बहुत सारी सर सब्सिडरी कंपनी होंगी, फेलो सब्सिडरी कंपनी होंगी, एसोसिएट कंपनी होंगी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी होंगी, उन सब्सिडरी की भी सर कुछ होंगी, उनको बोलते हैं हम सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बात बताओ सर, अगर इंडियस की बात करूं तो सर इंडियस किस किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए बना है? एनी गेसेस? इंडियस किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखे हुए बना है? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोल? बोथ बोला, बोथ, ओके। कंसोलिडेटेड। लास्ट रिप्लाई और दे दो, फिर मैं आपको हूं बताता कि जो इंडियस बना है ना, वो बना है सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। सर इंडियस बना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। अब सर आगे बढ़ते हैं, इंडियस 1 की बात करते हैं अपन। सर ये आ गया इंडियस 1, प्रेजेंटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडियस 1। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। मेरा सर इंटरव्यू चल रहा था एक, जब मैं नया नया सीए क्वालिफाई किया, मेरा इंटरव्यू चला, मुझसे उन्होंने एक बात पूछी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे बड़ा कंपोनेंट आप क्या मानते हो? अब मैं आपसे भी ये सवाल पूछ रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे बड़ी चीज, अगर मैं एज पर इंडिया बात करूं, वो क्या चीज है? क्या कोई मुझे बता सकता है? सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं। कोई बैलेंस शीट बोलता है, कोई P&L बोलता है सर, कोई कैश फ्लो बोलता है, कोई और चीज बोलता है। सर मैंने वहां पे पता है क्या बोला? मैंने वहां पे बोला कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोट्स।
आकाश गुप्ता सर के लिए ताली बजनी चाहिए सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतना अच्छा रिप्लाई दिया। इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मेंबर्स, नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं सर, चेंज क्या है इसके अंदर, हम इंडियस क्यों पढ़े सर, इंडियस क्यों पढ़े, रुको बताते हैं सर। अभी ये बैलेंस शीट सर देख रहे हो क्या आप, सर ये दिख रही है आपको, रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आपको ये बैलेंस शीट दिख रही है? अब एक सेकंड, दिस इज बैलेंस शीट ऑफ एएस, ये आपके सामने है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस, ये बनी है 31 मार्च 2015 की। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए सर इस बैलेंस शीट को, फिर मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं। दिस इज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, ये चीजें सर हम आ रहे हैं करते हैं सर, वही बातें हैं सर जो हम आज भी करते आ रहे हैं, बिल्कुल सर वही सेम चीज है सर। ठीक है सर। सर ये बैलेंस शीट है सर इंडियस वाली, दिस बैलेंस शीट इज एज पर इंडियस 31 मार्च 2016 की। अब सर आपको करने हैं चेंजेस आइडेंटिफाई कि इस बैलेंस शीट के अंदर, सेम कंपनी की है सर 31 मार्च 15 की, इस बैलेंस शीट और इस बैलेंस शीट में क्या चेंज है सर, मुझे चेंज बताना है। क्योंकि सर आपको इंडियस क्यों पढ़ने हैं, क्या कारण है कि इसके बिना जब तक आप स्टैंडर्ड नहीं पढ़ोगे ना कुछ नहीं होगा सर हमारा। सर चेंज क्या है देखिए सर, दिस इज बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट 15-16, मुझे आप चेंज बताएं सर एक एक करके भी, चेंजेस क्या क्या है सर। ये आपके सामने है, इन्होंने बोला लास्ट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट एंड ट्रांजिशनल बैलेंस शीट। कुलदीप जी बोल रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग बैलेंस 1/4 आल्सो गिवन, क्या इसके अलावा कोई और नहीं है चेंज? प्रकाश जी बोल रहे हैं सर बहुत शुक्रिया आप आने का, अर्लियर स्टार्टेड कैपिटल वाइल नाउ असेट। अच्छा एक ये चेंज है, ये बोल रहे हैं जी उसका चेंज कर दिया, ओके बस सिर्फ यही चेंज है इसके अंदर और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। बड़ी बड़ी तो चीजें सर आप देखना भूल गए सर, देखिए गौर से सर, क्योंकि सर इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं डिस्कस करने वाली आपके साथ। ये बैलेंस शीट में आपको दिखा रहा हूं सर, देखिए only asset reported first, that why you might have said notes are important, not at all सुमन मैम, not at all। जब आप पूरी कंपनी की इंडियस की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ोगे ना तब आपको पता लग जाएगा, अगर कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है एएस वाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की और कहीं कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है अपनी इंडियस वाली, उसके अंदर अगर 150 पेज का है डिफरेंस, 150 पेज का अगर उसके अंदर डिफरेंस है ना, तो उसमें से 135 टू 140 पेज का जो डिफरेंस होगा वो नोट्स का होगा, डिस्क्लोजर्स का होगा मैम। ये सिर्फ असेट के लिए मैंने आपको नहीं बोला सर, सबसे बड़ी चेंज सर आप बिल्कुल मिस करना भूल गए। क्या आपने सीखे सर, पहला चेंज है कि 3 साल की बन गई बैलेंस शीट, दूसरा कि आपके असेट ऊपर आ गए, इसमें उसमें नहीं थे सर। आपने क्या ये चीज ऑब्जर्व करी कि इसके अंदर फाइनेंशियल असेट की हेडिंग खुल गई, फाइनेंशियल असेट के नीचे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लोन एंड अदर फाइनेंशियल असेट, फिर लिखा हुआ है अदर नॉन करंट असेट। और अगर मैं इसकी एएस वाली की बात करूं, क्या अगर मैं असेट की बात करूं तो देखिए सर यहां पर कोई फाइनेंशियल असेट नहीं लिखा हुआ, यहां क्या लिखी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखा सर आपने ये चीज, सर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई आपको ये बंदा बोल दे कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ इंडियस की, जब तक आपको यही नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, यू कैन नॉट प्रिपेयर अ बैलेंस शीट सर, नहीं बना सकते सर।
सर समझ आया आपको ये चीज भी जो चेंज की बात कर रहा हूं मैं, इसमें देखिए फाइनेंशियल असेट की हेडिंग खुल गई, लायबिलिटी की बात करूं सर यहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी की हेडिंग खुल गई। इसे बोलते हैं सर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज पर इंडिया 32। मेंबर्स समझ आया आपको? सिर्फ दो ही को समझ आया मेंबरों को, ठीक है कोई बात नहीं। आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम 100% डूइंग माई बेस्ट, समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखो अगर आप रिप्लाई दोगे ना सर भारी मात्राओं के अंदर, तो मेरा कॉन्फिडेंस और ऊपर हो जाएगा, मैं और इंटरेस्टिंग वे से आपको समझा पाऊंगा। पता है क्यों? ताकि मुझे लगता है कि मुझे सामने वाले सुन रहे हैं अच्छे से। सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है सर? इसका मीनिंग सर ये होता है, कारण क्या है सर, क्यों सर इसको अलग अलग क्यों किया गया? अलग अलग इसलिए किया गया कि फाइनेंशियल असेट का मीनिंग होता है एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ध्यान रखना। एक तो होता है कैश इन हैंड, क्या होता है? कैश ऑन हैंड, कि कोई कैश है आपके पास तो वो आपका क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल असेट बन जाएगा। दूसरी चीज पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट है जो, वो है राइट टू रिसीव cash. You have a contractual right to receive cash from the another party. समझे इस बात को? You have the right to contractual receive to cash. अब एक बात बताओ, मैंने एम्प्लॉय को एडवांस दिया, एडवांस टू एम्प्लॉइज, क्या बोला मैंने? which can be easily converted in cash. No reason which cannot be easily converted to cash. I am saying that you have a right to, you have a contractual right to क्या? collect cash, सामने वाले से आपको पैसा लेना है। अब आपने मान लो सबसे बड़ी जो चीजें हैं इसमें, मान लो एडवांस टू एम्प्लॉय, आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दे दिया। यू हैव, ध्यान रखना इट्स अ केस स्टडी, आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया, मतलब आपका असेट बन गया। मुझे एक बात बताओ, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल असेट और नॉन फाइनेंशियल असेट, क्या ये फाइनेंशियल असेट है या नहीं है? एडवांस टू एम्प्लॉय, कृष्ण झा बोल रहे हैं, आकाश जी बोल रहे हैं, गोपाल गुप्ता बोल रहे हैं फाइनेंशियल, अंजू जी बोल रहे हैं नहीं, बाकी सारे बोल रहे हैं फाइनेंशियल। और कोई है मैदान के अंदर? एडवांस टू एम्प्लॉय वेदर अ फाइनेंशियल असेट और नो और नॉट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपनी का ट्रायल बैलेंस आ गया और आपको बोल दिया जाए कि इंडियस की बैलेंस शीट बनाओ, क्योंकि ये फॉर्मेट फॉलो करना मैंडेटरी है, आपको फाइनेंशियल असेट बाइफरकेट करना पड़ेगा। सर फाइनेंशियल असेट का मतलब क्या समझाया था? पहला समझाया था कैश, दूसरा क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तीसरा क्या समझाया था सर? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। अब एक बात बताओ, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दे दिया, सर असेट तो मेरा है क्योंकि मैंने एम्प्लॉय को एडवांस दिया, क्या आप उस एम्प्लॉय से कैश लोगे? क्या वो एडवांस एम्प्लॉय वापिस देगा क्या आपको? मेरा एक सवाल है आपसे, जिन्होंने यस बोला था, क्या वो आपको कैश वापिस देगा क्या? इट इज एडजस्टेड विद सैलरी सर, बिल्कुल। तो इट इज नॉन फाइनेंशियल असेट। समझ आया आपको? समझ आया दोस्तों कि छोटी छोटी बातें हैं सर, हम ध्यान नहीं रखते इस बातों का। मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको चीजें समझा दी हैं, कोई इतने सिंपल शब्दों में चीजें समझा नहीं पाएगा सर आपको। मुझे चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी आती। और अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? देखो यहां नीचे आपको मिलेगी क्या? फाइनेंशियल लायबिलिटी मिलेगी। फाइनेंशियल मतलब, फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब क्या? क्या मतलब? ओब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, आपको सामने वाले को कैश देना है, आपको सामने वाले को कैश देना है, वो हो जाती है आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी। सो अगर इंडियस की बैलेंस शीट आपको एज अ ऑडिटर भी चेक करनी है तो आपको बड़े ध्यान से चेक करना है सर।
बहुत सारी बातें। बट सर अगर वो लोन होता देन इट इज 100% अ फाइनेंशियल एसेट। सर ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवांसेस एंड लोन्स। ठीक है किशन सर, किशन जायसवाल सर, ठीक है ना सर। अगर वो लोन होता तो इट इज 100% अ फाइनेंशियल एसेट बिकॉज यू हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम द स्टाफ। वुड लोन बी फाइनेंशियल? 100% सर, लोन इज 100% फाइनेंशियल, क्योंकि लोन आप सैलरी से तो एडजस्ट नहीं करोगे। ठीक है ना, अगर आपको कैश में वापस मिलेगा तो इट इज 100% क्या, फाइनेंशियल एसेट ना। सर समझ आया सभी को कि क्या मतलब होता है? आगे बढ़े अपन। अब एक चीज और आपको समझाने वाला हूं मैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको भी समझाने वाला हूं, प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड। अगर ओवरव्यू ऑफ इंडिया की बात चली है तो प्रॉपर आपको ओवरव्यू समझा के जाऊंगा, एक एक चीज समझा के जाऊंगा आपको। आगे बढ़े सर, 2-3 रिप्लाई दे दो, आगे बढ़ जाते हैं अपन। समझ तो आ रहा है ना, बोर तो नहीं कर रहा ना? अब एक चीज बताओ मुझे, ये देखो इस बैलेंस शीट में ये क्या था, ये क्या है इस बैलेंस शीट में सर? ये क्या लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड के नीचे? शेयर कैपिटल। दिस इज एएस बैलेंस शीट, ध्यान रखना एएस। और ये है सर इंडियाज वाली बैलेंस शीट। यहां क्या लिखा हुआ है सर? देखो इक्विटी लायबिलिटी, इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल। सर दोनों में क्या फर्क है? इसमें इस हेडिंग में और इस हेडिंग में क्या फर्क है? क्या समझ आया आपको? सौरभ जी बोल रहे हैं ओनली इक्विटी। और बताएं सर क्या क्या समझ आया आपको इस हेडिंग में और उस हेडिंग में? क्या क्या आपको आया समझ? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप इतना एक्टिवली रिप्लाई दे रहे हो। दोनों में पता है फर्क क्या है सर? मैं बताता हूं भी क्या दिक्कत है सर। एएस और एनडीएस के अंदर जो पेच लड़ा हुआ है, यहाँ पे जो चीजें हमको समझ नहीं आती वो चीजें ये है सर कि अगर मैं एएस की बात करूं तो शेयर कैपिटल इंक्लूड बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अगर मैं क्या एएस की बात करूं, शेयर कैपिटल इंक्लूड बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Now if I'm talking about NDS, it's very clearly mentioned that is equity share capital, that is equity share capital। मतलब सर मतलब ये है कि इंडियस की बात कर रहा हूं सर। सुनो, अगर आपकी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को इशू किया, सुनना सर, बड़ी ध्यान से बात सुनना सर। अगर आपकी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को इशू किया, आप उसको ये नहीं कह सकते कि इट इज योर क्या, शेयर कैपिटल। इंडियस में आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट की क्या देखनी पड़ेगी, कंडीशन देखनी पड़ेगी, रूल्स देखने पड़ेंगे। आप उसको नहीं कह सकते कि यार ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल में जाना चाहिए। इन इंडिया सुनना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बी योर बोरिंग्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी यहां भी आ सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां भी आ सकती है इंडियस के अंदर। सर कौन सा इंडियस बोलता है? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंडियस बोलता है। और अगर डिबेंचर इशू किए हैं आपने, डिबेंचर इशू किए हैं तो ऐसे मत समझना कि डिबेंचर इज 100% ऑफ योर, ऐसा मत समझना कि डिबेंचर आपके 100% लाइबिलिटी हो सकते हैं। नहीं सर, डिबेंचर में बी यूर इक्विटी कंपोनेंट। ध्यान रखना सर, समझे मेरी बात को, इस चीज को समझे आप सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर वो ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर इक्विटी है, बहुत बढ़िया बात है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है। बट सर एक चीज समझिए सर, एएस एंड एनडीएस के अंदर देयर इज ट्रांजिशनल चेंज ऑन दैट एक्सपेक्ट।
कि आप ये नहीं कह सकते किसी इंस्ट्रूमेंट को देखते कि यार ये तो शेयर कैपिटल है, ये तेरी लायबिलिटी है। नहीं सर, इन इंडिया डिवेंचर कैन बी योर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैन बी योर लायबिलिटी। ठीक है जनाब, लग गया पता सर? ये चीज भी नई चीजें हैं। देखो सर, चीजें नई नई सीखने को मिल रही है, नया नया ओवरव्यू आपको समझा रहा हूँ, प्रॉपर बातें बता रहा हूँ आपको। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एएस की बात कर रहा हूं, अगर कोई गलती हो जाती है आपसे, अगर कोई एरर हो जाती है, तो उसका क्या सोल्यूशन होता है? अगर मैं एएस की बात करूं, कोई मान लो गलती हो गई आपसे, ठीक है रिस्पेक्टेड ऑडियंस, अगर मैं एएस की बात करूं, कुछ गलती हो गई आपसे, तो उसका क्या होगा ट्रीटमेंट एएस के अंदर? एएस में क्या होता था सर? जिस साल कैन वी इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल टू एज पर इंडिया? यस बिल्कुल सर, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर इंक्लूड भी होगा तो ये अदर इक्विटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। वहां पे आ जाएगा, पता है क्या लिख के आएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा लिख के इक्विटी, क्या इक्विटी कंपोनेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि यहां पर सिर्फ वही शेयर आएंगी जो इश्यू हो चुकी हैं इक्विटी के अंदर। ठीक है सर, अगर एएस की बात की जाए यहां पे, अगर यहां पर मैं एएस की बात करूं, एक सेकंड सर, दिख गया सर? विजिबल है सर स्क्रीन? अच्छा, एक का एक एक और रिप्लाई दे दो कि स्क्रीन आपकी साफ साफ दिख रही है ना, ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर। ठीक है, एएस की अगर बात करें तो बात क्या हुई थी? प्रायर पीरियड एरर होती थी तो क्या होता था सर? जिस साल वो एरर आपको है मिली, जिस साल हमको वो एरर है मिली, हम उसी साल उसका जो क्या है ट्रीटमेंट कर देते थे पीएनएल के अंदर। लेकिन सर इंडियस में ऐसा नहीं चलने वाला दोस्तों, इंडियस में ऐसा नहीं चलने वाला। इसमें लगता है इंडियस 8, इंडियस 8 लगता है। वो पता क्या बोलता? कहता भैया जिस साल गलती हुई ना, जिस साल गलती हुई उस साल से लेके ठीक कराओ। अगर वो गलती लास्ट ईयर से आगे गई, अगर वो गलती लास्ट ईयर से भी आगे है, हमको वो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज लेके आना पड़ेगा जनाब, हमको वो रेट्रोस्पेक्टिव केस लेके आना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फिर तीसरी बैलेंस शीट भी बन जाएगी, फिर तीसरी बैलेंस शीट भी बन जाएगी। अब मुझे बताओ, ये ओपनिंग बैलेंस शीट कब कब बनती है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट कब कब बनती है सर? ये ओपनिंग बैलेंस शीट दो केस में बनती है, दो नहीं 3 केस में बनती है सर। पहला केस कौन सा? जब आप एएस टू इंडियस कन्वर्ट कर रहे हो, 3 केस में बनती है सर ओपनिंग बैलेंस शीट। पहला तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। सर किशन सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज व्हेन यू अडॉप्ट इंडियस फर्स्ट टाइम आपकी थर्ड बैलेंस शीट बने। इट इज नॉट ऑलवेज सेइंग कि व्हेन वी अडॉप्ट फर्स्ट टाइम आपकी थर्ड बैलेंस शीट बने। मान लो कंपनी ने इसी साल शुरुआत की है, कंपनी ने इसी साल शुरुआत की है, नई कंपनी है, एंड कंपनी ने खुद से इंडियस को अडॉप्ट कर लिया। सो दे आर अडॉप्टिंग इंडियस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट उनकी थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनेगी सर उस केस में। तो द राइट मेथड टू से दैट कि कन्वर्जन फ्रॉम एएस टू इंडियस, पहला केस में ये होगा फर्स्ट केस। सेकंड केस कौन सा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज किया या एरर हो गई, और जो इंपैक्ट आपका कमुलेटिवली आ गया, और उस केस के अंदर आपकी बन जाएगी थर्ड बैलेंस शीट। सर थर्ड केस कौन सा है? मान लो क्या सर, क्या मान लें कि सर आपकी ये वाली इन्वेस्टमेंट कहां पे है अभी? करंट असेट में। ये वैल्यू यहां भी है, ये वैल्यू यहां भी है, ये वैल्यू यहां भी है। मान के चलो आपको इस साल लगता है पता कि भाई ये सारी इन्वेस्टमेंट
आनी चाहिए थी कहां पे, नॉन करंट में। आपको लगता है पता कि ये इन्वेस्टमेंट की जो क्लासिफिकेशन है वो होनी चाहिए नॉन करंट, तब भी सर ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखना सर, कोई छूट नहीं है। हम एएस में क्या लिख के आते थे, हम एएस में एक चीज लिख के आते थे क्या, कि अगर कोई हमने री अरेंजमेंट किया है, री ग्रुपिंग की है, उसको आप कंसीडर, you can consider it, but in India it is not like that sir. A change in the classification, क्या, a change in the classification can also lead to be third balance sheet। समझ आए सर? अब तीन केस कौन कौन से हैं, तीन केस कौन कौन से हैं सर, समझ आए? कोई आपको बोले तो आप बोल देना तीन केस है, और किसी केस में आपकी बैलेंस शीट नहीं बन सकती। आगे बढ़ूं दोस्तों? यस सर। ठीक है सर। अब एक चीज बताओ, डेफर्ड टैक्स किस किसने सुना है? अगर डेफर्ड टैक्स की अगर मैं आपसे बात करूं गाइस, डेफर्ड टैक्स इज ऑलवेज नॉन करंट। ध्यान रखना इस चीज को कि डेफर्ड टैक्स इज ऑलवेज बी आ नॉन करंट। डेफर्ड टैक्स इज ऑलवेज बी आ नॉन करंट। अगर किसी कंपनी का आपको डेफर्ड टैक्स मिल जाए करंट के अंदर, वेदर डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ध्यान रखना सर इट इज अ नॉन कंप्लायंस। ध्यान रखना सर, नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। अगर वो नॉन कंप्लायंस हो गया दैट मींस वो बैलेंस शीट ठीक नहीं बनी। आजकल एमसीए के, एनएफआरए के नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को, कंपनीज के ऊपर भी और सीएस के ऊपर भी। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया डिस्क्लोजर का, दिक्कत हो जाएगी। कैश फ्लो तक के डिस्क्लोजर तक ना करने के नोटिस आ रहे हैं आपको, कैश फ्लो तक के डिस्क्लोज ना करने के नोटिस आ रहे हैं, ध्यान रखना है चीज को। अब एक चीज बताओ, कैश इन हैंड होता है या कैश ऑन हैंड होता है? कैश इन हैंड होता है या कैश ऑन हैंड होता है? कुलदीप जी बोल रहे हैं कैश इन हैंड, आकाश गुप्ता जी कैश इन हैंड, प्रिया गुप्ता जी कैश इन हैंड। मैं आपको बताता हूं, कैश इन हैंड, इन हैंड, इन हैंड, ठीक है सर। एक सेकंड, ये आपको दिख रहा होगा सर स्केड्यूल, ये आपको दिख रहा होगा सर स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब क्या होता है सर, समझते हो? सर स्केड्यूल का मतलब ये होता है कि इंडियस हैं जो हमारे पास, देखो सर 2 मिनट और लेंगे अब आपके, जो इंडियस है हमारे पास वो है टोटल नंबर ऑफ 39। बट चाहे मैं एएस की बात करूं, चाहे मैं इंडियस की बात करूं, इट्स अ गाइडलाइंस, इट्स अ जर्नल सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये हमें क्या एक्सप्लेन करती हैं? एएस और इंडियस, दे एक्सप्लेन अबाउट डिस्क्लोजर्स, दे कैन एक्सप्लेन about accounting policies, they can explain about accounting estimate, they can explain account measurements, they can explain about recognition, they can explain account about the recognition, but कोई भी फॉर्मेट एक्सप्लेन नहीं करते ये। ना तो एएस के अंदर लिखा कि आप ये वाला फॉर्मेट से आपको बनानी है बैलेंस शीट, ना ये लिखा इंडियस में कि आपको इस फॉर्मेट से बनानी है। तो सर फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा सर? अगर मान लो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया तो कोई भी कंपनी अपनी अपनी इच्छा से कोई भी कुछ भी बनाएगी फॉर्मेट। फिर एमसीए के पास ये बात गई सर, एमसीए के पास ये बात गई, उन्होंने बोला कंपनीज एक्ट के अंदर हम एक शेड्यूल लेके आते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हम एक शेड्यूल लेके आते हैं सर, शेड्यूल, उसको बोल दिया गया सर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट
2013, उसमें पहली बात पता है सर इन्होंने लिखी क्या? पहली बात ये लिख दी कि इट इज मैंडेटरी टू बी फॉलो बाय द सेट ऑफ कंपनीज, मतलब आप जिस शेड्यूल के अंदर फॉल हो गए आपको वो फॉलो करना मैंडेटरी है, आप बच नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते मुड़ के। तो सर अच्छा इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बना दिए 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन। ध्यान रखना दोस्तों, शेड्यूल 3 तो सेम है, देखो शेड्यूल 3 तो सेम है बट जो उसके डिवीजन्स हैं वो अलग अलग है। इन्होंने 3 टाइप के क्या बना दिए, डिवीजन बना दिए। एक तो बना दिया डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक इन्होंने बना दिया डिवीजन 2, एक इन्होंने बना दिया सर क्या, डिवीजन 3। ये आपको पता है बातें कि 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन होते हैं सर हमारे पास। लगते कहां का है सर ये? सर ये लगता है अगर कंपनी फॉलो कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियस नहीं, अगर एएस कंपनी लगा रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर 2006 रूल्स, अगर एएस लगा रही हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो दोस्तों, चाहे वो एक नॉर्मल कंपनी हो, चाहे वो एक एनबीएफसी हो, वो हमेशा डिवीजन 1 अप्लाई करेगी अगर उसकी एएस की एप्लीकेबिलिटी है। सर डिवीजन 2 कौन लगाएगा? डिवीजन 2 लगाएगा कंपनीज जिन पर इंडियस एप्लीकेबल होता है। क्या? डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं, वो लगाएगा जिस पर इंडियस एप्लीकेबल होता है। अच्छा जी, सर फिर ये क्या है, डिवीजन 3 क्या है सर? डिवीजन 3 भी वो लगाएंगी कंपनीज जिन पर इंडियस एप्लीकेबल होता है। सर कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो सर, भगवान माफ नहीं करेगा। अरे मैं कंफ्यूजन कहां क्रिएट कर रहा हूं? देखो डिवीजन 2 भी लगता है जब इंडियस एप्लीकेबल होता है, डिवीजन थर्ड भी तब लगता है जब इंडियस एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखना, डिवीजन थर्ड इंडियस एप्लीकेबल तो होता है जब एक एनबीएफसी कंपनी हो। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिवीजन 3 कब लगता है? जब एक एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर इंडियस लग जाता है, तब डिवीजन 3 लगता है। अगर किसी नॉर्मल कंपनीज के ऊपर इंडियस लगता है अदर देन एनबीएफसी, उस पे लगेगा सर डिवीजन 2 अदर देन एनबीएफसी। समझ गए दोस्तों? सर इतना समझ आया सर आपको अभी तक जो मैंने ये आपको प्रॉपर बताया है डिवीजन वाला? क्योंकि दिक्कत क्या है सर ना, एनबीएफसी वाला किसी को पता नहीं है कि एनबीएफसी का एक अलग से डिवीजन है, इसका डिवीजन थर्ड है, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। डिवीजन 1 अलग है, डिवीजन 2 अलग है, डिवीजन 3 अलग है। जिंदल 100 की जो मैंने आपको बैलेंस शीट सबसे पहले दिखाई थी 31 मार्च 15 वाली, एएस वाली, वो था डिवीजन 1 फॉर्मेट, और जो इंडियस वाली दिखाई थी वो दिखाई थी डिवीजन 2 फॉर्मेट। और डिवीजन 3 तब लगता है व्हेन द इंडियस इज एप्लीकेबल बट फॉर एनबीएफसी। सर ये क्या होते हैं डिवीजन? ये देखिए सर, ये रहे आपके सामने डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें साफ साफ लिख दिया क्या कि एवरी कंपनी टू विच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद द शेड्यूल और विद सच अदर मॉडिफिकेशन एज में बी रिक्वायर्ड। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, राउंडिंग ऑफ वाली बात। राउंडिंग ऑफ मतलब पहले तो एएस के अंदर ये चीज मैंडेटरी नहीं थी। अगर मैं एएस की बात करूं, पहले एएस के अंदर ये चीज मैंडेटरी नहीं थी, बट अब एएस के अंदर भी क्या हो गई है पता है आपको? मैंडेटरी कर दिया गया। अब अगर आप एएस की बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो इट इज मैंडेटरी टू बी राउंड ऑफ। इस चीज को ध्यान रखना, एब्सोल्यूट फिगर्स आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन नहीं करना,
किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को एब्सोल्यूट बेसिस पर साइन नहीं करना। इज आई एम क्लियर और नॉट? whether India's balance sheet or whether AS balance sheet, it depend upon the total turnover, total income of the company. अगर कंपनी की टोटल इनकम है लेस देन 100 CR रुपीज, राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 100,000 lakhs और मिलियंस। अगर 100 करोड़ से ऊपर है तब करना है टू द नियरेस्ट लैक्स, मिलियंस एंड करोड़। बहुत कॉमन एरर है ये, पता है आपको दोस्तों? इट्स अ वेरी कॉमन एरर जो कंपनियां गलती करती हैं और हम भी गलती करते हैं कि हम राउंडिंग ऑफ नहीं करते। तो राउंडिंग ऑफ करना मैंडेटरी है हमारे पास। उसके बाद ये क्या आ गया? बैलेंस शीट का। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट विद वन एग्जांपल? सर राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है सर? फॉर एग्जांपल आपके पास है असेट के अंदर क्या अमाउंट है, पीपी के अंदर है फॉर एग्जांपल 4253250, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट बेसिस। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट बेसिस। अब इंडियस और एएस बोलते हैं कि ऐसे आपकी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं लगती, इसको राउंडिंग ऑफ कर दो, मतलब यहां पर लिख दो रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन थाउजेंड्स। तो यहां पे इसको डिवाइड कर दो 1000 के साथ, जो चीज आएगी वो हो जाएगा आपका राउंडिंग ऑफ। समझ गए सर? ठीक है सर? आकाश जी समझ आ गया? अब कोई भी आप बैलेंस शीट साइन करो ना, ध्यान रखना राउंडिंग ऑफ करनी है सभी मेंबरों को। सर ये आ गया फॉर्मेट, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया सर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं हम डिवीजन 2। डिवीजन 2 बताओ सर कहां लगता है? डिवीजन 2 कहां लगता है? अब मैंने आपको अभी बताया, देखो, इफ turnover is less than 100 crore then rounding off is mandatory or not? if the sir अगर टर्नओवर 1 रुपए की भी है ना, राउंडिंग ऑफ करनी मैंडेटरी है। ध्यान रखना इस बात को सर। टर्नओवर अगर 1 रुपए की भी है ना, राउंडिंग ऑफ इज मैंडेटरी। अदर देन एनबीएफसी वेयर इंडिया इज एप्लीकेबल ऑन एनबीएफसी डिवीजन 3। बिल्कुल सर, सभी ने ये बात ठीक बोली है। सो अब हमको क्या लग गया पता? हमको ये लग गया पता, हमको अगर कोई भी बैलेंस शीट बनाना है, एक चीज आपको बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा मैं अभी आपको। क्या सर? एक चीज बताऊंगा। हम लोग पता है क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बैलेंस शीट का ना फेस देखते ही हमको समझ जाते हैं कि यार बैलेंस शीट में गलती क्या है और क्या चीज इसके अंदर है और क्या चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना? दिस इज क्या फॉर्मेट। जैसे जैसे फॉर्मेट है ना वैसे वैसे हमको फॉलो करना है। पहला क्या? असेट। पहला क्या? असेट। क्या? नॉन करंट असेट, पीपीई, कैपिटल, आईपी, गुडविल, अदर, ये ऐसे ऐसे, ये सीधा फॉर्मेट है। अब सर एक चीज ध्यान रखना, यहां पे क्या लिखा हुआ है? गुडविल। मतलब सर गुडविल अगर किसी कंपनी में है तो आपको फेस पे दिखाना मैंडेटरी है। कुछ कुछ कंपनी क्या करती हैं, गुडविल को इसके अंदर शो करती हैं। कुछ कुछ कंपनी गुडविल को इसके अंदर शो करती हैं, अदर इंटेंजिबल असेट के अंदर। क्या बताओ, क्या एज पर रूल्स, क्या एज पर रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए? क्या कंपनी ने डिवीजन 2 की वैल्यू को वो किया? सर नहीं होना चाहिए बिल्कुल सर। तब आपको कंपनी को जाके बोलना है कि भाई ये डिवीजन 2 का फॉर्मेट मेरे सामने है, ऐसे ऐसे बैलेंस शीट बनेगी भैया। हाँ, अगर कोई चीज खाली है ना उसको आप छोड़ देना।
अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे फेस पे लिखा हुआ है भैया, तो फेस पे ही आएगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी बोले सर हमने तो इसको ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में शो कर दिया है। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब एक चीज बताओ, आपके पास है एक क्या है, एक चीज दिखाता हूं रुको आपको। सर ये क्या है, बैलेंस शीट, डेट बताओ इसकी क्या है, 31 मार्च 21, ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब एक चीज बताओ मुझे, इस बैलेंस शीट के अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है? ये चीज है नॉन करंट असेट और ये कंपनी की है नॉन करंट असेट। बताओ भैया क्या फर्क है? अब एक ऐसी रामबाण टेक्निक आपको समझाने वाला हूं मैं। बताओ दोस्तों, इसके अंदर और इसके अंदर फटाफट बताओ क्या चीज मिस है? मेंबर्स प्लीज कम्युनिकेट यार, फटाफट, हमको आगे भी बढ़ना अपने को। चलो ठीक है, मैं ही आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपको नहीं एक्सप्लेन करना कोई बात नहीं। इसके अंदर पहले आ गया सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ROU असेट, इंटेंजिबल, फाइनेंशियल, अदर नॉन करंट असेट। यहां पे क्या है? PPE, कैपिटल, IP, गुडविल। ना तो उसके अंदर सर ये है, IP भी नहीं है, ना ही गुडविल है, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है, अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट को ना फेस पे देखोगे तो आपको फेस देखते ही समझ आ गया। आगे नोट्स के अंदर कुछ मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन फेस देख के अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है तो आप समझ चुके होगे कि कंपनी को भी इंडिया से आते हैं भाई। एज अ ऑडिटर कंपनी के पास भी बहुत हाईली हाईली वो बैठे हैं, बंदे बैठे हैं, अंदर कोई दिक्कत होगी तो अलग बात है। अगर मैं फेस देख के बात बोलूं तो मुझे इतना समझ आ गया कि इस कंपनी के पास ना तो कोई गुडविल है, समझ गए ना, इस कंपनी के पास ना तो कोई गुडविल है, इस कंपनी के पास ना तो कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इस कंपनी के पास ऐसा कोई इंटेंजिबल असेट नहीं है विच इज अंडर डेवलपमेंट, इस कंपनी के पास कोई बायोलॉजिकल असेट नहीं है, इस कंपनी के पास कोई डेफर्ड टैक्स असेट नहीं है। समझे इस बात को? बताओ अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी या नहीं बन जाएगी आपकी फेस देखते ही? सर समझ रहे हो मेरी बात को? अगर अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो बन जाएगी ना दोस्तों। हम सोचते हैं कि वो क्या देखते हैं, वो यही देखते हैं सर, कोई आपको नहीं बताता, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग अगर आपको मेंटेन करनी है, इफ यू वांटेड टू गेन एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ इंडियस, ये छोटी छोटी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, कैच करनी पड़ेंगी। आप कंपनी को बोलो, MD को, सर ठीक है, वो बंदा आपसे इतना इंप्रेस हो जाएगा, पता है कैसे? कहता है यार सिर्फ उसने फेस देखा है लेकिन उसको सब कुछ पता है मेरी कंपनी में क्या चीज है, मेरी कंपनी में क्या चीज नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? Because schedule 3 requirement is need to be completed fulfillly 100% mandatory। ये टेक्निक मैंने आपको बताई है, देखो, अदरवाइज कोई नहीं बताएगा। चलो कोई बात नहीं, होपफुली आपके बेनिफिट की बात है, आपको अच्छा लगना चाहिए सर। अब सर आगे बढ़ते हैं, एक चीज और, ठीक है, ये स्केड्यूल 3 आ गया सर, इन्वेंट्री आपको बता दिया, सब बता दिया, ठीक है, ओके।
हमने किसकी बात की थी? कैश इन हैंड की बात की थी ना भैया। भी कैश इन हैंड होता है ऑन हैंड होता है, इसका आपको जवाब अब मिलने वाला है। बताओ कैश इन हैंड या कैश ऑन हैंड? इसका जवाब आपको स्केड्यूल के अंदर मिल जाएगा। कैश इन हैंड या कैश ऑन हैंड की बात बोलते हैं हम। हमने क्या बात बोलते हैं सर? आप सभी ने क्या का रिप्लाई दिए थे उस टाइम मुझे? कैश इन हैंड बोलते हो। एक बात बताओ, नॉर्मली आप क्या बोलते हो? कैश इन हैंड बोलते हो, कैश ऑन हैंड बोलते हो? ईमानदारी से बताना बस, बाकी छोड़ो। ठीक है ना? ईमानदारी से बताना कैश इन हैंड बोलते हैं, ठीक है सर। क्या दिक्कत हो गई सर? कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये मेरे पास शेड्यूल है सर पूरा प्रॉपर। सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या है? बाइफरकेशन है। बताओ भैया क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है सर यहां पर? ऑन हैंड। क्या बोलेंगे अब? कैश ऑन हैंड। कैश इन हैंड आज के बाद बोलना बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या है? डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। इंडियस के अंदर या एएस के अंदर अब कैश इन हैंड नहीं चलने वाला। पता है हुआ क्या? मैं एक कंपनी में गया, ऑडिट करने। कंपनी वाला पता मुझे क्या बोला? ये एनुअल रिपोर्ट है, इसमें गलती बता ढूंढ के। मैंने 1 सेकंड के अंदर ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे गया, वहां मुझे दिख गया कैश इन हैंड। मैंने बोला यार इतनी इतनी बड़ी गलती तुमने कर दी यार, मैंने तो तुम्हारी गलती 5 सेकंड के अंदर पकड़ ली। मोस्टली कंपनियां कैश इन हैंड लिखती हैं, नाउ कैश ऑन हैंड एज पर द शेड्यूल रिक्वायरमेंट, क्योंकि डिवीजन 2। What is the difference between cash in hand and cash on hand? सर डिफरेंस है सच कुछ नहीं है, डिफरेंस बस वर्डिंग्स के अंदर है, डिफरेंस बस वर्डिंग्स के अंदर है। उन्होंने बताया कि कैश ऑन हैंड इज टेक्निकली साउंड बेटर। ये फर्क है इंग्लिश का, ग्रामर इंग्लिश का फर्क है। समझ गए सर? ये डिफरेंस है आपका इंग्लिश का, ग्रामर इंग्लिश का। एज सच कोई फर्क नहीं है, बट सर ये छोटी छोटी बातों की अगर मैं आपको बात करूं सर, देखो सर एक छोटी छोटी अगर मैं बातों की बात करूं तो सर बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे इन्होंने बताया कैश इन हैंड इज द मनी विच इज रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर, कुछ भी हो सकता है, बट एज सच मेरे लिए कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। बट मैंने आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर इस चीज को लेके आया हूं कि आप इसको ध्यान रखना। बिग 4 वाले इसको बड़ा ध्यान रखते हैं सर, बिग 4 वाले छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तभी उनको पैसे फालतू मिलते हैं सर। इस चीज को आप ध्यान रखना, बड़े गौर से सोचना। ठीक है सर? Is this apply both on division? Yes, it is apply both. It is apply both on division 1 and division 2, 100%। ठीक है आकाश गुप्ता जी? चलिए सर, उसके बाद क्या आ गया आपका जी? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है सर, ये दिस इज क्या? डिवीजन 2 सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या आ गया आपका? प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज ध्यान रखना सर, एक चीज ध्यान रखना, इंडीएस के अंदर आपने बहुत बार ये चीज सुनी होगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, राइट और नॉट? प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस, ये चीज, ये लाइन सुनी है या नहीं सुनी? मुझको सिर्फ यही जानना है आपसे, उसके बाद बताऊंगा कारण क्या इस लाइन का। 3 ही बंदे बोल रहे हैं कि मैंने सुनी है बस। यस सुना है। इंडीएस के अंदर, इंडीएस के अंदर पैराग्राफ नंबर 87 है एक। इंडीएस के अंदर इंडीएस 1 की बात चल रही है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक इंडीएस 1 है वो शेड्यूल से ही लिंक है टोटल। सुना है? बिल्कुल सुना है। इंडीएस 1 का पैरा 87 पता क्या बोलता? 87 बोलता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज प्रोहिबिटेड।
क्या बोला? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज प्रोहिबिटेड। अगर आपको किसी इंडियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल जाए, अगर आपको किसी इंडियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर आपको किसी इंडियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल जाए, दैट मींस इट इज अ नॉन कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मींस इट इज अ नॉन कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए दोस्तों? सर एक्सेप्शनल आइटम हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप नहीं लिख सकते। आजकल भी मैं अगर न्यूज़पेपर में देखता हूं ना, जब मेरे पास अलग अलग कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, आज भी वही चीज, आज भी वही सारी बातें देखने को मिलती हैं। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको आज के बाद ये गलती नहीं करनी, राइट? यस या नो माय फ्रेंड्स? ये मैंने नहीं लिखा, ये इंडियस वन ने लिखा है सर, मैंने नहीं लिखा, ये इंडियस वन ने लिखा है। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। ध्यान रखना सर, यहां तक क्या, यहां तक इसको आप अलग स्टेटमेंट मान सकते हो। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ध्यान रखना सर, बहुत अच्छी चीज। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं। क्या? अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है एज पर इंडियस, क्या बताओगे? अगर कोई आपसे पूछे कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है एज पर इंडियस, तो क्या बताओगे? सर यहां तक रुक जाना सर, यहां तक जो चीजें आ चुकी हैं वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाला पार्ट इंक्लूड मत करना सर। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कभी भी प्रॉफिट और लॉस में इंक्लूड मत करना सर, मैम, क्योंकि सर ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कोई पूछे तो आपको ये वाला ऑप्शन बताना है कि दिस इज माय नेट प्रॉफिट। अब सर ओसीआई की बात है, किस किस को इसका मीनिंग, किस किस को इसका मीनिंग अभी तक बिल्कुल नहीं पता भी क्या चीज होती है? बताओ, किस किस को नहीं पता इसका मीनिंग ओसीआई का? ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये किस चिड़िया का नाम है? बताओ, ईमानदारी से बता दो कि पता है या नहीं पता, क्योंकि बहुत काम की चीज है सर। इंडियस के अंदर बार बार नाम आता है ओसीआई, 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 फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू दिस, हैव लिटिल बिट नॉलेज। बाकी वाले कहाँ गए? सिर्फ 3 के रिप्लाई आए कि ठीक है, एक बोल रहे हमें पता है, एक बोल रहे हमें नहीं पता, एक बोल रहे कुछ कुछ नॉलेज है, और बाकी सर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर यू ओनली, क्यों आपके लिए कर रहा हूं मैं। हालांकि मेरे लिए ओसीआई इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन यू, बट ये चीजें ना आपको दिक्कत कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। आप रिप्लाई नहीं करेंगे ना, दुख होता है दोस्तों, और कोई बात नहीं है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओसीआई का मतलब है सर ऐसी आइटम, ऐसी आइटम जो या तो कोई इंडिया स्पेसिफिकली बोल दे। ओसीआई का मतलब कुछ ऐसी आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस। ओसीआई मतलब ऐसी आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस जो इंडिया स्पेसिफिकली बोल दे कि आपको ओसीआई में लेके जानी है। एक तो ओसीआई में वो चीजें आ जाएंगी, कौन सी? अगर कोई आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस इंडिया स्पेसिफिकली बोल दे, क्या? इंडिया से स्पेसिफिकली बोल दे कि आपको ओसीआई में लेके जाना है सिर्फ, क्या? फॉर एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन रिजर्व एज पर इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंडिया क्या बोलता? अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाना है भैया। उस इंडियस ने साफ साफ बात बोल दी, उस इंडियस ने साफ साफ बोल दी, तो आपको यहां लेके जाना है। सर दूसरी ऐसी कौन सी आइटम आ सकती है? सर ऐसी आइटम जो
ऊपर ना जाए, ऐसी आइटम जो ऊपर ना जाए वो आ जाएंगी यहाँ पर। तो ओसीआई में दो टाइप की आइटम आती हैं इनकम और एक्सपेंस की। पहला, या तो कोई इंडिया स्पेसिफिकली बोल दे कि ये ओसीआई में जाएगी। दूसरी, ऐसी आइटम जो पीएनएल में ना जाए। एक सीधा साधा बात बताता हूं, ओसीआई का मतलब होता है कि क्या होता है, ऐसी आइटम्स जो कि नोशनल नेचर की हैं। ध्यान रखना, विच इज नॉट रियलाइज्ड, विच इज नॉट रियलाइज्ड, इट इज ओनली अ नोशनल नेचर। अगर आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, बताओ दोस्तों, क्या वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है क्या? क्या जो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर प्रॉफिट आया, क्या वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है क्या? सर, इट इज अनरियलाइज्ड, इट इज अनरियलाइज्ड, इट्स अ नोशनल। कहां गया? ओसीआई में चला गया। अब एक बात बताओ, इंडियस बोलता है कि आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फेयर वैल्यू पे लेके आनी है। और मान लो इक्विटी शेयर आपके पास थे 100 रुपए के, उसकी वैल्यू हो गई 120 रुपए साल के आखिर के अंदर। और आपने ऑप्शन चूज किया हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, कि मुझे थ्रू ओसीआई लेके जाना है। और साल के एंड में आपको अपनी वैल्यू 20 रुपए से इंक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब आपका प्रॉफिट हो गया। क्या वो प्रॉफिट एक्चुअल है क्या? क्या वो वाला प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है क्या? सर, वो भी क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट है। अभी एक्चुअली में शेयर सेल नहीं किए। तो सर, ऐसी ऐसी चीजें सारी कहां पे आएंगी? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएंगी। इससे इजी वे में आपको मैं नहीं समझा सकता। मैंने सिंपल वे में पहले आपको इसका लॉजिक बताया, फिर बताया कि इट्स अ टाइप ऑफ नोशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिस्टम। नोशनल चीजें यहां पे जाएंगी, कुछ नहीं है। एक ये सेपरेट सेट ऑफ स्टेटमेंट है। इट्स लाइक रिजर्व एंड सरप्लस, जो हम एएस में करते थे ना अपना रिजर्व एंड सरप्लस, ये वही चीज है, बट एक सेपरेट, एक डिफरेंट मेथड है। इट्स अ डिफरेंट मेथड। समझिए मेरी बात का, चीजें सेम है, मेथड क्या है, डिफरेंट है। राइट और नॉट? अब दिक्कत तो नहीं आएगी आपको ओसीआई के अंदर? अब एक चीज बताओ, ईपीएस होती है, ईपीएस होती है ना। अब कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भैया ईपीएस के अंदर ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वाइल कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर, कुछ लोग क्या बोलते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर हमको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। आपका क्या उस पे, आपका क्या उस पे सर ओपिनियन है? नहीं होगा सर, कभी भी ऐड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं करना। नॉट रिक्वायर्ड वाली बात नहीं है सर। इंडिया स्टडी 3 बोलता है अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस। और मैंने क्या बताया था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ सेपरेट थिंग, उसके अंदर ओसीआई को इंक्लूड मत करना। और अगर आपसे पूछे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अगर कोई आपसे पूछे बंदा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तब आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तब आपको इसके अंदर यूज करनी है। बट उस केस में जब आपसे सवाल पूछे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, समझ गए इतनी बात? वी हैव टू ऐड देन, नहीं सर, हमसे ऐड हो ही नहीं सकता। अगर ओसीआई अगर आपसे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछे तो है ना, लेकिन अगर मैं ईपीएस की बात करूं, ईपीएस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस। इस चीज को ध्यान रखना कि ईपीएस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है सर? तो किसी कंपनी में जाओगे, कुछ करोगे, तो हमको ना चीजें सीखनी है, चीजें फटाफट उनको बतानी है कि ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल राशन 100% सर। ये आ गया बेसिक, डाइल्यूटेड, बहुत सारी बातें हैं। अब एक चीज आपको और बताता हूं सर, ईपीएस की खासियत। ईपीएस की खासियत आपको बताते हैं क्या। अगर कोई शेयर
कंपल्सरी कन्वर्टेबल होने वाला है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कंपल्सरी कन्वर्टेबल होने वाला है इक्विटी शेयर के अंदर दोस्तों, तो बताओ उस जो शेयर का पोर्शन होगा, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके पास 1,00,000 है डिबेंचर, एंड इट विल कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, क्या कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर 5 इयर्स, और वो कन्वर्ट होंगे 10,000 इक्विटी शेयर। फिक्स है। तो बताओ इसको कहां इंक्लूड करेंगे, बेसिक ईपीएस में या डाइल्यूटेड ईपीएस में कैलकुलेट करते वक्त, बताओ सर। किशन झा बोल रहे हैं डाइल्यूटेड, और बताएं 2-3 रिप्लाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। डाइल्यूटेड कुलदीप जी बोल रहे हैं बेसिक डाइल्यूटेड। अब देखो इस पे कौन सा इंडियस लगता है, इस पे लगता है सर इंडियस 33। मैंने तभी क्या बोला, एएस और इंडियस को इंटरलिंक मत करना दोस्तों, एएस और इंडियस को बिल्कुल भी मिक्स मत करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप जो बोल रहे हो वो एएस 20 के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, अगर मैं इंडियस 33 की बात करूं तो इंडियस 33 पता क्या बोलता, अगर कोई शेयर कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, मैंडेटरी कन्वर्टेबल है इक्विटी के अंदर, उसकी शेयर्स की हमें पता है वैल्यू क्या आएगी, वो इंक्लूड किए जाएंगे बेसिक ईपीएस के अंदर। इट विल इंक्लूड इनटू द बेसिक ईपीएस। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि जो चीज आप डाइल्यूटेड बोल रहे हो वो आपको बेसिक में इंक्लूड करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा चेंज है सर स्टैंडर्ड के अंदर, और कहीं भी ऑडिट करने जाओ इवन नोट, यस बिल्कुल सर बिल्कुल गोपाल जी, अभी कन्वर्ट भी नहीं हुए, बट आपको एक चीज पता है ना कि ये 100% कन्वर्ट होने वाले हैं। हमको एक चीज है ना पता कि इट विल 100% कन्वर्ट इन इक्विटी, तो इंडिया 33 बोलता भाई चाहे 5 साल बाद कन्वर्ट हो तो उसको आज ही बेसिक में मान ले। ठीक है या नहीं है, राइट और नॉट? सर एक का ही ओके रिप्लाई है, बाकी कहां गए यार? ये कहते नहीं कि अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा डिस्कशंस है हमारा स्टैंडर्ड्स को लेके, इसको सिस्टम्स को लेके। इंडियस एंड एएस दोनों में बेसिक नहीं 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 नहीं। अगर मैं एएस की बात करूं तो एएस में ये जाएगा डाइल्यूट के अंदर, बट इंडियस की बात करूं उसमें जाएगा बेसिक के अंदर। दोनों में डिफरेंस है सुमन जी, दोनों में डिफरेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि बोथ आर सेम, बोथ आर नॉट एट ऑल सेम। इसके अंदर एक और खासियत है इंडियस 33 के अंदर दोस्तों, इंडियस 33 में एक और खासियत है। क्या खासियत है कि मान लो कोई शेयर है आपने अपने एम्प्लॉय को, कोई शेयर है आपने अपने एम्प्लॉय को, सर जब तब डाइल्यूट में क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे डाइल्यूट में नहीं आएंगे, यहाँ पे डाइल्यूट में वो चीज आएंगी विच इज नॉट कंपल्सरी कन्वर्टेबल। डाइल्यूट में वो चीजें आएंगी विच इज नॉट कंपल्सरी कन्वर्टेबल। सर एक चीज बताओ, आपने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि मैं तेरे को 3 साल बाद ना शेयर दूंगा, 1 लाख शेयर दूंगा, ठीक है? उसके अंदर क्या बोला कि कोई सर्विस कंडीशन कुछ नहीं है, तू कंपनी में रह या ना रह, वही गाना आया था ना, मैं रहूं या ना रहूं तेरे को शेयर मैं जरूर दूंगा 1 लाख शेयर, लेकिन आज नहीं 3 साल के बाद दूंगा, लेकिन पक्का मिलेंगे तेरे को शेयर। अब बताओ वो कहां इंक्लूड होने चाहिए, बेसिक में या डाइल्यूटेड में?
3 के जवाब आ गए। बेसिक, बेसिक। अच्छा एक और दे दो सर। इट विल डेफिनेटली विल कन्वर्टेड टू बेसिक। ये बेसिक में होंगे क्योंकि इंडियस बोलता कि ये तो पता है ना कि 3 साल बाद हम शेयर देंगे। मतलब टाइम इज सर्टेन थिंग, ध्यान रखना। टाइम क्या है? सर्टेन है। समय को कोई नहीं रोक सकता। 4 मीटर तो मुझे मिल ही रहा है। समय को कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए कहां जाएंगे वो? बेसिक ईपीएस में जाएंगे। ठीक है सर। आइए सर अब आपको लेके चलते हैं इसके अंदर। इंडियस 1 के अंदर ही हमारी बातें हो रही थी। आप बताओ फॉर्मेट समझ आया दोस्तों? मैंने पूरा समझा दिया आपको। पी&एल पूरी बैलेंस शीट बता दी, ओसीई बता दिया, ईपीएस की बातें सिखा दी। होपफुली मतलब कि इस लेक्चर का जो पर्पस था वो सोल्व आउट हो गया होगा, क्योंकि 39 नंबर ऑफ इंडियस की बात करते हैं सर। यहां पर मैं अगर बात करूं इंडियस 1 की, इंडियस 1 यहां लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीज शेयर दिस पीडीएफ, विल डेफिनेटली शेयर दिस पीडीएफ, डो नॉट वरी। अगर मैं इंडियस की 1 की बात करूं तो यहां पे क्या लिखता है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडियस 1 के अंदर ये बात लिखता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि कंप्लीट सेट क्या क्या होता है? पहली क्या आती है? बैलेंस शीट। ध्यान रखना, किसी भी कंपनी को में जाओगे, किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या कुछ खोलोगे ना या बनाओगे, तो वो ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल सीरियल वाइज। ध्यान रखना, सीरियल वाइज होनी चाहिए। अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ, दैट मींस इट इज नॉट इंडियस कंप्लायंट। ध्यान रखना, इट इज नॉट इंडियस कंप्लायंट। पहला क्या? बैलेंस शीट। दूसरे नंबर पे क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरे पे क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोसी। चौथे पे कैश फ्लो। पांचवा नोट्स। छठा कंपैरेटिव। सातवां बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं दोस्तों, ये कब की है एनुअल रिपोर्ट? 31 मार्च 21 की। ये कब की एनुअल रिपोर्ट है दोस्तों? 31 मार्च 21 की। पहला कंपोनेंट में क्या था? कंप्लीट सेट के अंदर पहला पॉइंट क्या था? बैलेंस शीट। सर बिल्कुल आ रही है बैलेंस शीट, देखिए। दूसरा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आ रहा है सर। तीसरा क्या था? सोसी। ये देखो सोसी। ये सोसी बहुत सारी कंपनियों को पता नहीं है क्या होता है, ये देना भूल जाते हैं। चीज को ध्यान रखना दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देना है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में कि ये भी कोई अच्छी चीज होती है। चौथा क्या था? कैश फ्लो। देखो सर वही लाइन वाइज चल रहा है सर। मैंने कुछ किया इसके अंदर? बताओ दोस्तों, मैंने कुछ किया इसके अंदर? जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वही सारी चीजें प्रैक्टिकली फॉलो हो रही हैं। फिर लोग बोलते हैं कि हमें वो चीजें नहीं आती, तो इसमें किसी की तो सिस्टम नहीं है ना। वो चीज तो हमको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। चौथा कैश फ्लो। पांचवा क्या था? नोट्स। ये आ गए आपके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के नोट्स। बताओ क्या ये कंपनी इस कंप्लायंट है? वैसे देखा जाए तो क्या इसने कंप्लीट सेट बनाया है अपना? हाँ सर, इसने अपना 100% कंप्लीट सेट कंप्लीट बनाया है। इसने अपना सेट कंप्लीट बनाया है। अब एक बात बताता हूं आपको, क्या कि दिस इज AS1। ये क्या बोलता कि एंटिटी जब भी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, कौन बोलता? मैं नहीं, ये कि एंटिटी जब भी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी दोस्तों, एज अ ऑडिटर, एज अ कंसल्टेंट, एज द CFO ऑफ द कंपनी, आपको 1 2 3 4 5 ये 5 बातें चेक करनी है दोस्तों। 5 ये 5 बातें चेक करनी है, क्या ये हर बैलेंस शीट में है अवेलेबल या नहीं है। अगर नहीं है अवेलेबल, ध्यान रखना, अगर अवेलेबल नहीं है दैट मींस कंपनी ठीक नहीं कर रही।
अगर ये 5 बातें अवेलेबल नहीं है, दैट मींस कि कंपनी ठीक नहीं कर रही, कंपनी नॉन कंप्लायंट है विद इंड एस। पहली बात क्या, हर बैलेंस शीट में ये लिखा होना चाहिए भी कंपनी का नेम क्या है, उसकी रिपोर्टिंग एंटिटी का, द नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी और अदर मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एक बात बताओ, अगर इस कंपनी की मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जिंदल सो लिमिटेड, नेम कंपनी का साफ साफ लिखा हुआ है, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, सर लिखा हुआ है ना, दैट मींस इसका पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया। ओके, दूसरा क्या चेक कर रहे हैं आपको, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी और ग्रुप ऑफ एंटिटीज, कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये स्टैंड अलोन है या कंसोलिडेट है। ध्यान रखना, ये भी चीज आपको देखनी है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वेदर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कंपनी क्या लिखती है, नोट्स टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मींस कंपनी ने साफ साफ यहाँ पे बता दिया है, और यहाँ भी बता दिया बेसिस ऑफ प्रिपरेशन के अंदर द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भैया ध्यान रखना ये मेरे एक सिंगल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, सर इसने ये रिक्वायरमेंट तो सर यहाँ पे दे दी, इस कंपनी ने ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। अब क्वेश्चन मेरा आपसे है कि मान लो सर एक कार्तिक कंपनी है, मान लो एक कार्तिक कंपनी है, ठीक है सर, मान लिया कोई बात नहीं। अब मेरी तो भैया एक सिंगल कंपनी है, ना तो कोई मेरी सब्सिडरी कंपनी ना ही मेरी कोई एसोसिएट कंपनी। सर ध्यान से सुनना एक बात कि मेरी तो एक सिंगल कंपनी है, ना तो मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी ना तो मेरी कोई एसोसिएट कंपनी, और मैं चाह रहा हूं कि मैं ये रिक्वायरमेंट को फॉलो ना करूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस रिक्वायरमेंट को फॉलो ना करूं। भैया मैं क्यों दूं बताओ, क्या मेरे लिए भी ये मेंशन करना कंपलसरी है क्या कि वेदर माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी या ग्रुप ऑफ एंटिटीज। और मैं बोलता हूं कि यार जब मेरा कोई है ही नहीं ग्रुप तो मैं क्यों मेंशन करूं कि सिंगल की है या मेरे ग्रुप की है। बताओ उस केस में क्या करना चाहिए। दोस्तों बताओ, आप एक ऑडिटर हो, आपको रूल्स की इंटरप्रिटेशन समझनी है। अब बताओ, अब कार्तिक बंदा आपके सामने खड़ा है, वो बोल रहा है कि भाई ऑडिटर साहब सीए साहब मेरी जब दोनों कंपनी है ही नहीं, मेरी तो एक ही कंपनी है, तो मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, मैं क्यों फॉलो करूं इस रिक्वायरमेंट को। क्या मेरे को लिखना कंपलसरी है कि दिस इज माई स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस इट इज 100% स्टैंड अलोन मेंशन करना पड़ेगा, बिल्कुल सर करना पड़ेगा, आपको भी देखना है जाके हर किसी की बैलेंस शीट। तीसरा, द डेट ऑफ द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, और द पीरियड भी कौन से साल के क्या है पीरियड, ये आपको लिखा हुआ है 2021, ये भी इसने फुली फुलफिल हो गई है। ओके, अगली द प्रेजेंटेशन करेंसी। दोस्तों कौन सी, प्रेजेंटेशन करेंसी। सर एज पर इंडिया 21, अगर मैं इंडिया 21 की बात करूं, सर एज पर इंडिया 21 वी हैव 3 टाइप ऑफ करेंसी, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ करेंसी। वन इज फंक्शनल करेंसी, वन इज फंक्शनल करेंसी, सेकंड इज कौन सी, फॉरेन करेंसी, थर्ड इज प्रेजेंटेशन करेंसी। ये चीजें एएस में नहीं थी दोस्तों, ये चीजें एएस में नहीं थी। एएस में क्या था, होम करेंसी फॉरेन करेंसी, लेकिन इंडियस की बात करूं उसने पूरा का पूरा इंडियस ही, उसने पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। वो बोला कि भाई इंडियस 21 के अंदर हमारे पास 3 टाइप की करेंसी होती हैं। वन इज कौन सी, फंक्शनल करेंसी, सेकंड इज फॉरेन करेंसी, थर्ड इज प्रेजेंटेशन करेंसी। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये लिखना पड़ेगा कि विच प्रेजेंटेशन करेंसी यू आर फॉलोइंग इट। सर देखते हैं इसने कहां लिखा हो, अगर इसने कहीं नहीं लिखा तो आज के आज अभी के अभी हम इसके ऊपर सेबी के अंदर कंप्लेन हो जाएगी इस कंपनी की। देखो सर, द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज में है, विच इज द कंपनी फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी। इसने एक चीज फालतू हमें बताई है
इसने हमें एक चीज फालतू ही बताई है, इसने लिखा है कि हमारी रुपीस के अंदर है भैया, इंडियन रुपीज इज माई प्रेजेंटेशन करेंसी। तो इसने चौथा भी पॉइंट को पूरा कर दिया। पांचवा क्या था, राउंडिंग ऑफ, समझाया था ना। इस यहां से भी पता लगता है कि राउंडिंग ऑफ करना हमारे लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे क्या बोला, द लेवल ऑफ राउंडिंग यूज्ड इन प्रेजेंटिंग अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, all amount are rounded to the nearest lakhs and to decimal thereof except as stated otherwise। तो ये वाली भी इसने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। 5 रिक्वायरमेंट थी इंडियस की, 1 की पैरा 51 के अकॉर्डिंग इसने पूरी कर दी। सर समझ आया है आपको? कोई नई चीज आपको सीखने को मिली दोस्तों? बोर तो नहीं किया ना? 1.5 घंटे से ऊपर से कंटिन्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपसे स्पीक हो रही है मेरी सारी बातें, होपफुली बोर नहीं किया हो। मैंने पूरी जी जान लगाई है आपके लिए कि आपको इंडिया समझ आ जाए, इंडियस की बातें समझ आ जाए। अब आपको एक चीज और बताता हूं, अगर इंडियस की ऊपर अगर मैं बात करूं इंडियस की अपॉर्चुनिटी की, देखिए सर ये डेट है फरवरी 4 2022 दोस्तों, अभी की सर अनाउंसमेंट है। अगर आपको लगता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी इंडियस जल्दी अप्लाई होने वाला है, ध्यान रखना। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी जल्द ही इंडियस अप्लाई होने वाला है। बैंकिंग कंपनी के ऊपर ही फटाफट अभी 2 सालों के अंदर इंडियस हो जाएगा अप्लाई। और देखो ये 4 फरवरी 2022 की नोटिफिकेशन है अभी की, कहता ऑल म्यूचुअल फंड कंपनी, ऑल असेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑल ट्रस्टी कंपनी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, सर या मैडम, गाइडलाइंस ऑन अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियस। देखो आ गया इंडियस, यहां पे आ गया इंडियस, क्या बोला, रिस्पेक्टेड मैडम आपको शेल मैंडेट, हमने मैंडेट किया है सेबी ने, क्या, shall prepare the financial statement and accounts of mutual fund scheme in accordance with Ind AS with effect from 1st April 2023। अब देखो सर 1 अप्रैल 23 से Ind AS की एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी आ गई इसके अंदर। तो कौन कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी की है कमी? आपको लगता है इस आपको ये सब चीजें सुन के पढ़ के कहीं फील हुआ कि हमारे अंदर अपॉर्चुनिटी की कमी है, हमारे प्रोफेशन में वैल्यू नहीं है, हमारे में सिस्टम नहीं है? वी हैव लॉट्स ऑफ वैल्यूज। जितनी प्रोफेशनल वैल्यू हमारे प्रोफेशन के अंदर आ जाए ना दोस्तों, जितनी प्रोफेशनल वैल्यू हमारे प्रोफेशन में आ जाए ना, उतनी ना तो पहले कभी थी और ना ही कभी होगी। हमारा प्रोफेशन पहले भी टॉप पे था, आज भी टॉप पे है, आगे भी टॉप पे रहेगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें उतना स्वाभिमान होना चाहिए, हमें क्वालिटी होनी चाहिए। इफ वी हैव अ क्वालिटी वी विल डेफिनेटली स्कोप हाई। तो इंडियस के मैंने आपको बहुत सारी वो बताई चीजें, तो आपका कोई फीडबैक है? अगर क्वेरी 1 सर ठीक है, बिल्कुल डोंट वरी, आपकी मैं सारी की सारी लूंगा क्वेरी। अगर ये 8708187196 इज माय फोन नंबर, ये मेरा फोन नंबर है। कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो, मुझे आप पूछना बड़े आराम से। मुझे मेरे साथ रोज जुड़ के हम अपन में हम बात करेंगे इंडियस के लिए। और ये मेरी ईमेल आईडी है cartik@kartikjindal.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। कोई भी आपके फीडबैक हो, पहले बताओ सेशन कैसा लगा, ठीक था या नहीं था, आनंद आया कि नहीं आया? जो भी आपके फीडबैक हैं, जो भी कुछ है, आप समझा सकते हो मुझे, कोई आपके सजेशन है मुझे दे सकते हो। एंड इंटरेक्टिव तो मेरा सेशन थोड़ा सा सर रहता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आई लाइक टू थैंक टू द CRC सेंट्रल काउंसिल एंड सर मैं आई विल शेयर एंड आई लाइक टू थैंक चेयरमैन CRC एंड आई लाइक टू 100% थैंक्स लोकेश महेश्वरी सर। लोकेश सर के लिए एक बारी ताली हो जाए दोस्तों, लोकेश सर के लिए ताली जरूर होनी चाहिए। इन्होंने मतलब कि मुझे कॉल किया एंड आई रियली अप्रिशिएट लोकेश महेश्वरी सर, द ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ द CRC ऑफ ICAI, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इंडियस के लिए। एंड
मेरे को यहाँ पर आने का, आपको इंटरेक्शन करने का दिया मौका। सो इंडिया ध्यान रखना, बहुत एमर्जिंग फील्ड है। सीआरसी बहुत आपके लिए कुछ अच्छा लेके आ रही है। सेक्रेटरी साहब आपके लिए, आपकी सेवा में हाजिर है, करते रहेंगे। पूरी काउंसिल आपकी है, इनको आप तंग करो, परेशान करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए अवेलेबल है। होपफुली बहुत अच्छा रहेगा। एंड सर डिटेल में कैसे पढ़े, आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हो कैसे पढ़े, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। आप मुझे फोन कर लेना, बता दूंगा। इसने एक डाउट पूछा किसी ने कि IAS 1 और इंडियस 1 में कुछ फर्क है। सर कोई फर्क नहीं है, IAS 1 और इंडियस 1 में कोई फर्क नहीं है। आप मुझे कॉल कर लेना सर, 5 आफ्टर 1 आवर सर, आप मुझे काम करना व्हाट्सएप पे सर, वो कर दो मैसेज ड्रॉप, आई विल कॉल यू। एक सवाल पूछा है सर कि IAS 1 और इंडियस 1 में कुछ फर्क है क्या? मैं कोई फर्क नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहले हमारी कौन सी बॉडी बनी थी, मैंने बताया था आपको, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, उसने बनाए थे IAS। फिर हमारा बना IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसने क्या बनाए, उसने बनाए IFRS। जब वो बोर्ड बना, वो बोलता कि भाई जो IAS ने IAS बनाए थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसने उसी को अडॉप्ट कर लिया, और बाद में उसके बना दिए IFRS। आज आप देख रहे होंगे इंडियस 1, आपको पता है कि क्या होगा, इंडियस 1 की सीरीज चलती है और एक चलती है इंडियस 101 की, चलती है ना, एक तो इंडियस 1 की सीरीज। At the end, you explain 5 points of reporting. Sir, it is India's 1. Suman ma'am, I totally taken session on the base of India's. आपको ध्यान होगा सर, 2 टाइप की इंडियस की हमारी सीरीज चलती है। एक तो इंडियस 1, 2, 7, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28। एक चलती है इंडियस 101, इंडियस 102, 103, 104। जो इंडियस की सीरीज चल रही है 101 से 116 तक, वो है IFRS 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो चल रही है हमारी इंडियस 1, 2, समझ गए, 7, वो चल रही है IAS 1, IAS 2। तो IAS एंड IFRS इज द सेम थिंग, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर, समझ आया? इसके अंदर कंफ्यूज मत होना आकाश गुप्ता सर, इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि IAS अलग है, वो चीजें हैं अलग। कोई चीजें अलग नहीं है, कोई बातें इसमें नहीं अलग, सब सेम टू सेम है। तो इसी के साथ आप सबका थैंक यू सो मच, एंड आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। सो एंड आई हैंड ओवर द स्टेज टू द लोकेश महेश्वरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू कार्तिक जी फॉर योर नाइस डेलिब्रेशन ऑन इंडियस। और जितने भी मेंबर्स आए हैं उन्होंने भी बिल्कुल पेशेंट हियरिंग करी, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो ये बोल रहे थे ना कि हमें और डिस्कशन की जरूरत है, तो आप चिंता मत कीजिए, कार्तिक जी के एक इंडियस पे पूरे सेशन हम रखने वाले हैं, कार्तिक जी की पूरी सेवाएं हम लेने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सेशन एंड टाइम सर, आपने जो टाइम दिया उसके लिए वेरी मच थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Sir, should I end? बिल्कुल सर।